सपने देखता है, वो सपने दिखाता है और वो उन सपनों को हकीकत की शक्ल भी देता है। सपनों के इस सौदागर को बिजनेस की दुनिया में लोग रतन टाटा के नाम से जानते हैं। ये वो शख्स है जिसने हिंदुस्तानियों को हर वो चीज दी जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। आ गई। उबड़ खाबड़ है। सलाम साहब। टाटा नैनो। अब सो क्यों रही है? अब चाय पीजिए। हाँ, चाय पी के तो जग जाएंगे बस। आज छुट्टी का दिन है, हम लोग पिक्चर देखने आए हैं। सबको चाय पिलाओ। वेक अप टाइम, वेक अप टाइम। आई एम नॉट स्लीपिंग, ओके? इलेक्शन के दिन अगर आप वोट नहीं कर रहे हो तो आप सो रहे हो। चाय मैम, जागोरे.com पे जाइए, वोटिंग के लिए रजिस्टर कीजिए। अगर आप सोएंगे तो ये देश कैसे जागेगा? टाटा टी। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ मेड इन इंडिया। देश भर के बाजारों में इन तमाम उत्पादों ने एक खास जगह बना ली है। ये तमाम उत्पाद प्रतिस्पर्धा के इस दौर में दूसरी कंपनियों के उत्पादों को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। इतने सारे उत्पादों को बाजार में मजबूती के साथ उतारने और सफल बनाने के पीछे एक ही शख्स की भूमिका रही, जिन्हें आज दुनिया का सबसे प्रभावशाली और सफल बिजनेसमैन माना जाता है, रतन नवल टाटा। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत हैं जो लीक से हटकर अपने रास्ते खुद तलाश करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कई संघर्ष और नाकामियों के बाद अपना मकाम हासिल किया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा 75 साल के हो रहे हैं और उसी दिन उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया है। रतन टाटा के 50 खरब रुपए के कारोबार की विरासत टाटा ग्रुप के वाइस चेयरमैन साइरस मिस्त्री संभालेंगे, लेकिन रिटायर होने के बाद रतन टाटा को चेयरमैन एमिरेट्स का दर्जा हासिल होगा। रतन टाटा चेयरमैन की हैसियत से 21 साल अपने पद पर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही टाटा ग्रुप एक ग्लोबल कंपनी बनकर उभरी। तो भारतीय कंपनी को विदेशी देशों में, विदेश में जाके कंपनियों का ग्रोथ करने वाले एकमात्र भारतीय उद्योगपति हैं। कोई ऐसा भारतीय कंपनी नहीं है जो जिसका टर्नओवर 58% विदेश से आता हो। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपने देश में ग्रोथ करना और विदेश में ग्रोथ करना, दोनों में फ़र्क है। इनकी उपलब्धि ये है कि इन्होंने हर उस क्षेत्र में जहाँ पे उनकी कंपनियाँ थी, उन कंपनियों को मॉडर्नाइज किया, वहाँ टेक्नोलॉजी लगाई, वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाया। जैसे कि टाटा स्टील एक ज़माने में सिर्फ 7-8 मिलियन टन स्टील बनाता था। अब पूरे जगत में जो 5 बड़े स्टील मेकर्स हैं उनमें से एक है। रतन टाटा अपने कारोबारी विरासत में बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। रतन टाटा ने अपनी काबिलियत और लगन से बिजनेस वर्ल्ड में जो लकीर खींची, उसे मिटाया नहीं जा सकता। उनके कार्यकाल के दौरान ही टाटा ग्रुप ने अलग अलग क्षेत्रों में कदम रखना शुरू किया। उनकी ही बदौलत टाटा ग्रुप का कारोबार आज 80 देशों में फैल चुका है।
रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने ऑटोमोबाइल, आईटी, होटल, चाय, स्टील और दूसरे कई सेक्टरों में सफलता हासिल की। आज टाटा ग्रुप नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक के काम में जुटा है। वो नमक से लेके सॉफ्टवेयर तक का बिजनेस करते हैं। तो एक तरह से टाटास ग्रुप चलाना मतलब देश की इकोनॉमी को चलाना ऐसे माना जाता है, क्योंकि हर तरह की बिजनेस में उनकी प्रेजेंस है। कुछ नया कर दिखाने की ललक में 2008 में नैनो कार को सड़क पर उतारकर ऑटोमोबाइल की दुनिया में तहलका मचा दिया। इंडिका की नाकामी के बाद रतन टाटा ने लखटकिया कार का सपना देखा, जिसे लोगों ने शेख चिल्ली का सपना करार दिया। लेकिन दिल्ली के ऑटो एक्सपो में 10 जनवरी 2008 को इस कार का उद्घाटन कर न सिर्फ अपने सपने को पूरा किया, बल्कि दोपहिया की सवारी करने वाले मध्यम वर्ग को 4 पहिए की सुकून भरी उड़ान दे दी। ये सब तब हुआ जब टाटा को पश्चिम बंगाल के सिंगूर से अपनी पूरी फैक्ट्री को गुजरात के साणंद में ले जाना पड़ा। ये सिंगूर का जो मामला था ये काफी पॉलिटिक्स के लेवल पे चला गया। कुछ लोगों का कहना था कि किसान का जमीन लेके गाड़ी बनाने की फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है और देश को वैसे कोई छोटी गाड़ी की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के दिन में ध्यान से देखिए, गुजरात से निकलता हुआ नैनो, उत्तराखंड से निकलता हुआ नैनो भारतीय रास्ते पे एक छोटा गाड़ी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि हमारे रास्ते पे गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है तो छोटा गाड़ी अच्छा चलता है। टाटा ने लखटकिया कार को बाजार में उतारकर दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने की मिसाल पेश की और बाजार का व्याकरण बदल दिया। नैनो ने अगर कम आय वर्ग पर निशाना साधा तो जैगवार और लैंड रोवर की खरीदी ने बाजार में उनकी धाक को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। टाटा मोटर्स ने 26 मार्च 2008 को विदेशी कंपनी फोर्ड मोटर्स से जैगवार और लैंड रोवर जैसी आलीशान कार को भी खरीद लिया। लेकिन इस खरीद से ज्यादा ख्याति टाटा ग्रुप को तब मिली जब रतन टाटा के नेतृत्व में तालाबंदी के कगार पर खड़े इन ब्रांड्स को दोबारा पहचान मिली। देखिए, जब लैंड रोवर और जगुआर लिया था तब बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी उनके बारे में। तरह तरह के आक्षेप लगाए गए थे कि इतनी बड़ी जो महंगी कार की कंपनी खरीद के क्या मिला टाटास को, क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त में उन्होंने नैनो कार भी लॉन्च किया था। लेकिन उनका जो अभी हम पीछे हट के जब देखते हैं 4-5 साल बाद, तो ये लगता है कि एक बहुत बड़ा मैजिकल टर्न किया है जैसे कि कंपनी ने, क्योंकि उन्होंने इस देश में जो लोग अच्छे कार खरीदते हैं उन कार्स की कंज्यूमर मार्केट जो है, जैसे BMW खरीदते हैं, मर्सिडीज खरीदते हैं, उस मार्केट को टैप किया। ठीक इसी दौर में टाटा समूह और हिंदुस्तान के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय तैयार हो चुका था। 31 जनवरी 2007 के दिन रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा स्टील ने इंग्लैंड की कोरस ग्रुप को खरीद लिया। कोरस समूह दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात बनाने वाली कंपनी थी। कोरस और जैगवार के अलावा रतन टाटा ने जून 2006 में अमेरिकी ओक्लॉक कॉफी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए में खरीदा। इसी साल अमेरिकी ऊर्जा कंपनी ग्लेसों की 30% हिस्सेदारी खरीदी और फिर सिडनी की कंपनी FNS को खरीदा। जबकि दिसंबर 2005 में थाईलैंड की मिलेनियम स्टील को 1800 करोड़ रुपए में खरीदा। इससे पहले मार्च 2004 में कोरियाई कंपनी देवू कमर्शियल्स व्हीकल्स का 459 करोड़ में अधिग्रहण किया और फरवरी 2000 में 1870 करोड़ रुपए में ब्रिटेन की टेटली टी को खरीदा। इस ताबड़तोड़ खरीदारी का नतीजा ये हुआ कि इस ग्रुप की कमाई का 30% हिस्सा इसकी विदेशी कंपनियों से आता है और जमशेदजी टाटा की टाटा कंपनी एक महत्वाकांक्षी कंपनी बन गई, जिसमें 100 कंपनियां हैं और इस ग्रुप में 4,30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं।
टाटा ग्रुप को यह मकाम रतन टाटा के नेतृत्व में हासिल हुआ, लेकिन रतन की इस कामयाबी का यह रास्ता कहां से गुजरा, ये कम दिलचस्प नहीं है। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा ने टाटा कारोबार की नींव रखी थी। उनके बेटे दोराब जी भी उनके कदमों पर चले और उनके बाद ग्रुप के मुखिया JRD टाटा ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया। विरासत में मिले आदर्शों को अपनाते हुए रतन टाटा ने भी टाटा ग्रुप के कारोबार का विस्तार किया। दुनिया भर में भारतीय उद्योग को पहचान दिलाने वाले रतन टाटा पिछले दिनों भारत सरकार से नाराज नजर आए। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार से सहयोग की कमी के चलते भारतीय उद्योग चीन से मुकाबला नहीं कर पा रहा। वे भारत में रिश्वत और भ्रष्टाचार से प्रभावित कारोबार पर भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। कारोबार के क्षेत्र में रतन टाटा अपनी ईमानदारी और ऊंचे सिद्धांतों के लिए भी जाने जाते हैं। रतन टाटा के ग्रुप और टाटा ग्रुप में जो ईमानदारी है उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। जितना भी काला धन की बात आता है, कभी आपने रतन टाटा और टाटा ग्रुप कंपनी के लोगों के बारे में ये नहीं सुना होगा। ये तो अपने आप में एक एग्जाम्पल है बाकी यंग इंडस्ट्रियलिस्ट के, बाकी बिजनेसमैन के लिए। रतन टाटा जिस ग्रुप के हेड होकर काम करते हैं, उस ग्रुप को आंख बंद करके लोग स्वीकृति इसलिए देते हैं कि रतन टाटा उस ग्रुप के हेड है। कि रतन टाटा ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, JRD के लाइन के ऊपर सेट किया है, और वो एग्जाम्पल रतन टाटा कंपनी को आगे ले गया है। मशहूर शख्सियत रतन टाटा बैचलर हैं और मुंबई के कोलाबा में रहते हैं। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। रतन टाटा ने बचपन से ही चुनौतियों का सामना करना सीखा। रतन की उम्र 7 साल की थी तब उनके माता पिता ने अलग होने का फैसला किया। रतन की देखभाल उनकी दादी ने की। My mother and father had divorced when my brother and I were quite young, and she brought us up, so I was quite close to her. मुंबई में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन अमेरिका चले गए। 1962 में अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और अपनी दादी के कहने पर भारत वापस आ गए। I worked in the US as an architect and as a structural engineer for a period of time after I graduated and had no intention of coming back. So you were well settled there? Well, I was not well settled, but I was happily employed there. Then what happened? My grandmother talked me into returning, or rather I returned because she wanted me back. कामयाबी के रास्ते में मुश्किल भरे मोड़ का आना तय होता है। हर बड़ी सफलता के पीछे छोटी छोटी असफलताएं छुपी होती हैं। 1962 में उन्होंने JRD टाटा की सलाह पर टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील में नौकरी की शुरुआत की। 1971 में JRD टाटा ने नेल्को की कमान सौंप दी। जब रतन टाटा ने नेल्को की जिम्मेदारी संभाली, तब नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घाटा 40%। रतन टाटा ने 1972 से 1975 तक कड़ी मेहनत और लगन से नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा दी और घाटा पूरा करने में सफलता हासिल की। लेकिन देश में लगी इमरजेंसी और इसके बाद मजदूरों के विरोध के चलते आखिरकार ये कंपनी बंद हो गई। शुरुआती दिनों में ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा रतन टाटा की काबिलियत से वाकिफ हो चुके थे। 1977 में रतन को कपड़ा बनाने वाली एम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन यह कंपनी भी घाटे की वजह से 1986 में बंद हो गई। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन चुना गया। ये वो दौर था जब टाटा ग्रुप में एक से एक ताकतवर क्षत्रप थे, जिनके सामने रतन टाटा की हैसियत बौनी मानी जाती थी।
लेकिन रतन टाटा ने कड़ी मेहनत से टाटा ग्रुप को बांधे रखा और उदारीकरण के दौर में कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा ने उसी ग्रुप को 1991 में उदारीकरण के समय से वो आगे निकले, तभी उदारीकरण मनमोहन सिंह ने शुरू किया और धीरे धीरे भारत को एक सर्टेन लेवल पे ले आए, जिस लेवल पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ला नहीं पाया, ना वो अजीम प्रेमजी, ना नारायण मूर्ति, ना मुकेश अंबानी। रतन टाटा अपने आप में एक मिसाल हैं जिसको हर इंसान फॉलो करता है। उनके जो राइवल्स भी हैं वो भी रतन टाटा के बारे में एक गलत शब्द नहीं बोलते। टाटा ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी रतन टाटा को मिली, उसके पीछे कुछ पारिवारिक विरासत का हाथ था तो कुछ उनकी मेहनत का। लेकिन जिस कंपनी की नींव जमशेदजी टाटा ने रखी थी, उसकी रतन टाटा ने न सिर्फ आमदनी बढ़ाई बल्कि साथ ही साथ इज्जत भी। 2G घोटाले में टाटा का नाम महज एक उपवाद है। उनका ये फोकस हर वक्त रहा है कि आम जनता के साथ जो ब्रांड जुड़ा रहता है वो ब्रांड वैसे ही बहुत आगे जाता है। ब्रांड वैल्यूएशन में आज के दिन भी इंडिया में रतन टाटा की कंपनी टाटा ग्रुप को नंबर 1 माना जाता है। और विदेश का कोई भी अगर ऐसा आदमी हो जो भारत की तरफ देखता है और कोई भारतीय कंपनी की तरफ पूछता है तो पहली टाटा का नाम आता है। तो ये एक मेहनत और लगन की बात है और इसके लिए काफ़ी मेहनत रतन टाटा ने किया। पिछले 20 सालों में जो मेहनत उन्होंने किया उसका फल आज हम लोगों को दिखाई दे रहा है, उसके टर्नओवर में ही दिखाई दे रहा है। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह संभालेंगे टाटा ग्रुप के वाइस चेयरमैन साइरस मिस्त्री। रतन टाटा अपनी विरासत में कारोबार और चेयरमैन की कुर्सी ही नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि ईमानदारी और कामयाबी की मिसाल के साथ भारी जिम्मेदारी भी छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर न सिर्फ टाटा ग्रुप को बल्कि देश को भी गर्व है।